जी। अब यहाँ पे ना हम इसको देखते हैं जो है एक्सरे स्पेक्ट्रम को। एक्सरे स्पेक्ट्रम में ना अब हमने ये किया कि ये आपके सामने ना मैं एक ये जरा कॉन्सेप्ट जरूरी है समझना, क्योंकि आगे फिर इसके हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं इस कॉन्सेप्ट की ना। एक्सरे स्पेक्ट्रम हम सिर्फ ये देखने लगे हैं कि जो हमने ये सारा काम किया है कि हम इधर से इलेक्ट्रॉन हमने वो हीट किए, प्रोड्यूस किए, फिर हमने उनको क्रॉस गुजारा, क्या कहते हैं एक्सरे ट्यूब की ओर जाके नोड से स्ट्राइक कर दिया। नोड पे दो काम हुए, बल्कि तीन काम हुए। एक तो हीट हो गए, उनको हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई और हमने इसको छोड़ दिया। अब हमारे पास दो रह गए, एक ब्रेमस्टार्लिंग थी और एक करेक्टरिस्टिक थी। अब जो ब्रेमस्टार्लिंग है और करेक्टरिस्टिक है, अब जो प्रोड्यूस हो रही है उनका रेशो क्या है। अब उसमें क्या होता है ये देखें, आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि हम इधर फोटोन एनर्जीज लिख रहे हैं, मतलब यहाँ से ये 0 से लेके हम यहाँ पे, मतलब 1 से लेके बल्कि, और ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे हम इधर को बढ़ाते जा रहे हैं फोटोन एनर्जीज। और जो दूसरी साइड है हमारी, इस पे हम नंबर ऑफ फोटॉन्स लिख रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो उनके आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला रिलेशन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये एक मैंने लाइन लगाई है आपको। ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो ब्रेमस्टार्लिंग तक पहुंच भी गया है ना, उसका ज्यादा चांस ये है कि वो न्यूक्लियस से दूर दूर ही गुजरेगा, वो न्यूक्लियस के करीब नहीं जाएगा। मतलब ये है कि ज्यादा चांसेस ये हैं अक्रंस के कि वो जो इलेक्ट्रॉन अंदर पहुंच गया है, न्यूक्लियस की फील्ड में आ चुका हुआ है, वो सबसे दूर से गुजर गया है। ठीक है। ये सबसे ज्यादा चांस है इस चीज का। अब इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं जो कम एनर्जी के हैं वो इतने हैं। ठीक है। अब अगला चांस क्या है, अगला चांस ये है कि उससे अगले लेवल की एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है। उससे ज्यादा चांस ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन उससे और मजीद न्यूक्लियस की तरफ आ गया है। उसके बाद उससे ज्यादा चांस ये है कि वो मजीद करीब होता जा रहा है, लेकिन अक्रंस के चांसेस कम होते जा रहे हैं। मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा चांस ये है कि वो न्यूक्लियस से बिल्कुल बस अंदर आ गया, लेकिन अब बस दूर दूर निकल जाएगा वो। उसके बाद उससे कम चांस ये है कि और करीब हुआ और करीब हुआ और करीब हुआ, और होते होते अगर मैं ये सारी की सारी लाइन ड्रॉ करूं तो इस तरह लाइन ड्रॉ हो जाती है। ये जो एंड है, ये वाला जो एंड है आखिरी वाला, ये वो है जिस पे इस वक्त ट्यूब ऑपरेट कर रही है। मतलब कि अगर वो 70 केवी पे ऑपरेट कर रही है तो ये आप ये समझ लें कि ये 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो है ना, ये फोटोन पड़ा हुआ है। ठीक है। ये प्रोडक्शन है इस वक्त जो हमारी ब्रेमस्टार्लिंग की हुई है। अभी हमने करेक्टरिस्टिक को नहीं देखा, हमने सिर्फ ब्रेमस्टार्लिंग की डिस्ट्रीब्यूशन की है कि जो ब्रेमस्टार्लिंग प्रोड्यूस हुई है उनका आपस में एनर्जी का रिलेशन क्या है। तो उसका आपस में एनर्जी का रिलेशन ये है कि जो सबसे कम एनर्जी है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जो सबसे ज्यादा एनर्जी है वो सबसे कम प्रोड्यूस होगी। यानी इसका चांस सबसे कम है कि वो जाकर न्यूक्लियस पर रुक के अपनी एनर्जी सारी बाहर देते, जबकि इसका चांस सबसे ज्यादा है कि वो बिल्कुल दूर से निकल गया है। तो इसी तरह जो नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं ब्रेमस्टार्लिंग के थ्रू, उनका ग्राफ इस तरह का बनेगा कि जितना जितना एनर्जी बढ़ती जाएगी उतने चांसेस ऑफ उसकी फोटॉन प्रोडक्शन के कम होते जाएंगे। यहाँ तक बात हो जाइए। अच्छा दोबारा जी जी सर, एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करना। अच्छा, इसमें जो जब आपकी ब्रेमस्टार्लिंग की हम सिर्फ डिस्कशन करने लगे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो ब्रेमस्टार्लिंग यानी कि जो न्यूक्लियस की फील्ड में आ चुका इलेक्ट्रॉन, उसके आने के बाद ये चांस कि वो न्यूक्लियस के कितना करीब होगा वो उतना ही कम है। वो ज्यादा चांस ये है कि वो दूर से गुजर जाएगा। तो जितना ज्यादा दूर से गुजरेगा उतनी कम एनर्जी का वो फोटोन देगा, इसलिए जो कम एनर्जी का फोटोन है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये चांस सबसे ज्यादा था कि वो बहुत दूर से गुजरेगा। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के करीब होता जा रहा है एनर्जी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका नंबर कम होता चला जा रहा है। जी सर, ठीक है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये देखें, ये आ गई कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। ठीक है। ये जो थी ना ब्रेमस्टार्लिंग, वो तो हर एनर्जी में प्रोड्यूस हो गई ना, मतलब ये फोटोन एनर्जीज हैं तो वो हर एनर्जी में प्रोड्यूस होती चली गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर ये 70 पे ऑपरेट कर रही थी तो इनकी सिर्फ दो एनर्जी लेवल्स हैं। एक कौन सा होगा, अगर ये टंगस्टन है तो एक एनर्जी लेवल है 58 जो कि ये लेवल है। ठीक है। और एक लेवल ये है जो कि है 68 दो है ना, 68 और 58। तो इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन है वो हमेशा लाइन की फॉर्म में होती है, क्योंकि वो डिस्क्रीट एनर्जी है। उसने जब भी प्रोड्यूस होना उसने या 58 होना या 68 होना, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक हो ही नहीं सकती। और इसीलिए उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं कि वो उस
एलिमेंट की या उस जो मटेरियल है या जितना भी उसका जी नंबर है उस हिसाब से उसकी करेक्टरिस्टिक है कि उसने यानी कि टंगस्टन है ना, तो उसकी जी जो जब भी करेक्टरिस्टिक होनी है उसकी या 58 में होनी है या 68 में होनी है। और होनी कब है? जब ट्यूब 70 पे ऑपरेट करेगी। अगर ट्यूब 70 से जैसे मैं नीचे लेके आऊंगा वो करेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होना ही खत्म हो जाएगी। उसकी रीजन कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो के शेल से जो है ना उसको किक आउट कर सके, इलेक्ट्रॉन को कोई शेल बने तो फिर आगे वो पूरी की पूरी करेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होना शुरू। यहाँ तक बात क्लियर है? सर ये आपस में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए ये फोटॉन एनर्जीज एंड नहीं। जी नो 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 नो, ये बस एक रिलेशन है इनका कि जो है ना वो तो सारे के सारे बनने ही बनने हैं, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक रेडिएशन चूंकि 15% 10% होती है तो वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है बस।